स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में फोर्स एंड प्रेशर का इंट्रोडक्टरी सेशन किया था। उसमें हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में किन किन पॉइंट्स का स्टडी करने वाले हैं। तो जो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम हमारा टॉपिक जो फोर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में फोर्स के बारे में बताया था कि जो पुल एंड पुश करना है, किसी भी चीज को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप धक्का देते हैं, आपसे दूर जा रही है वो, तो ये क्या है, पुश है। अगर वो आपके नजदीक आ रही है तो ये कंडीशन क्या थी, पुल की थी। तो यानी मैंने आपको बताया कि ओनली फॉर पुश और पुल से हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नोटबुक आपका आपके स्टडी टेबल पर रखा हुआ तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर भी फोर्स लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आप पुल और पुश करोगे तभी उस पर फोर्स लगेगा। तो देखो, जो हमारा पॉइंट आता है, ए फोर्स इज ए पुश और ए पुल, यानी बेसिकली जो फोर्स है वो पुश और पुल के रूप में हम इसे डिफाइन करते हैं। पुश का मीन मैंने आपको क्या बताया था कि यानी आपकी बॉडी से वो दूर जाएगा, और पुल का मीन बताया था आपकी बॉडी के नजदीक आएगा। तो देखो, पुल जो फोर्स का डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या आता है कि फोर्स एक बेसिकली ऐसा यूनिट है जिससे हम, एक ऐसी यूनिट है जिससे हम कोई भी रेस्ट फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मूवमेंट करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसके जो मूवमेंट वो कर रहा है या रेस्ट फॉर्म में अगर आप उसको उसकी फॉर्म में चेंजिंग कर देते हैं तो वो क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स बेसिकली आप जैसे क्रिकेट में क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं। जब आप बॉल को कैच करोगे, आपने बॉल जो स्पीड से आपके पास आ रही थी आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। अगर आप बॉल को पकड़ रहे हो यानी आपने फोर्स लगाया है वहां। अगर और फुटबॉल खेलते अगर आप पाम से फुटबॉल को मार रहे हो तो क्या होगा, वो भी एक फोर्स लगा है। तो फोर्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में है उसकी स्टेज में चेंजिंग कर देता है, तो वही एक फोर्स का डेफिनेशन बनता है। तो फोर्स का डेफिनेशन देखो क्या है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स में हम देखते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ, यानी वो इस चीज के लिए कैपेबल है, चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। जो एक पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन की स्टेज में चेंज कर देता है, वो फोर्स है। आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जब अपन फुटबॉल को आप किक करोगे, किक करने से क्या होगा, पहले वो रखी हुई थी, आपने जो ही उसके पांव से मारा यानी आपने उसको किक किया, तो वो फुटबॉल किस फॉर्म में चेंज हो गई, रेस्ट टू मोशन फॉर्म में चली गई। और मान लो यहाँ ये गोलकीपर जो है फुटबॉल को रोक रहा है, तो ये फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो ये इसने क्या किया, जो मोशन फॉर्म में था बॉल, उसको इसने किस में चेंज कर दिया, रेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देखो वापिस से, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। आपके पास जो फोर्स जो भी लग रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। क्रिकेट खेलते वक्त आप क्या करते हो, आपके पास बॉल स्पीड है, आप उसे बैट से मारते हो। जब आप उसे बैट से मारते हो तो क्या होगा, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ। पहले बॉल आपके पास ऐसे आ रही थी, लेकिन जो ही आपने उसे बैट से मारा वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो किसी भी डायरेक्शन में उसमें चेंजिंग आ सकती है। तो आपने क्या किया, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या आपके पास बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, वापस बॉल को इसी डायरेक्शन में थोड़ी मारोगे। हो सकता है ऐसा, ऑब्वियसली सी बात है, चांस बन सकता है ऐसा भी हो, बट उसका डायरेक्शन को थोड़ा चेंज होगा। तो डायरेक्शन, जो फोर्स है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और फिर हमने देखो यहाँ एक वर्ड हो रहा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीन क्या है, जैसे कि ये आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। अब 2 बोलने से कौन समझ पाएगा, जब तक आप इसका यूनिट नहीं बताएंगे, इसका नहीं बताएंगे यूनिट, तब तक कोई ये नहीं समझ पाएगा कि आपने डिस्टेंस बताया है। तो आप क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर। वैसे ही हम फोर्स के लिए भी एक यूनिट यूज करते हैं, उस यूनिट को हम आगे देखेंगे कि वो यूनिट क्या है। तो ये क्या है, इट हैज ए मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स की भी कोई ना कोई वैल्यू है। वो वैल्यू उसके आप एक यूनिट यूज करते हो उस वैल्यू में, तभी वो वैल्यू फोर्स को डिफाइन करेगी। जब तक आप उसमें वो यूनिट यूज नहीं करेंगे, वो जो वैल्यू है वो फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकती। तो मैग्नीट्यूड से हम फोर्स की स्ट्रेंथ को बताते हैं।
देखो क्या है कि फोर्स इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन, द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डायरेक्शन भी फोर्स की वही होगी। आप जिस डायरेक्शन में, जैसे आपने बॉल को रोका, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा नहीं कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, नहीं लगेगा। एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, यानी जहां फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो उसी पर डिपेंड करेगा। तो जो मैग्नेट फोर्स क्या है, जो रेस्ट और मोशन की स्टेज में चेंज कर देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में या मोशन की फॉर्म में वो उसमें चेंजिंग कर देगा। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी फोर्स की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं, और फोर्स का एक डायरेक्शन भी होता है। तो ये है हमारी फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है। अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका देखो कि मैग्नीट्यूड में भी मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि फोर्स कितना पावरफुल है। तो फोर्स कितना, आप बोलो 2, 3, 4, तो इसका मीन क्या है, जब तक आप इसमें यूनिट यूज नहीं करेंगे पता नहीं लग पाएगा कि फोर्स बता रहे हो क्या। अब 2 का मीन 2 किलोमीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 2 का मीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप यूनिट तो यूज करो तभी आपको पता लगेगा फोर्स है। तो देखो वो यूनिट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड है वो किसको डिफाइन करता है, फोर्स की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि फोर्स कितना पावरफुल है। फोर्स जो है, आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स पर मान लो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है, और एक बॉक्स पर मैंने एक 12th क्लास के स्टूडेंट को फोर्स लगाने के लिए कहा, तो कौन फोर्स ज्यादा लगाएगा, जो छोटे स्टूडेंट से कंपैरेटिवली बड़ा जो स्टूडेंट है वो फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो यानी उसने फोर्स ज्यादा लगाया, बट जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, तो यानी जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिफाइन करता है, मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, whose observation in n, यानी न्यूटन को रिप्रेजेंट हम n में करते हैं। न्यूटन को अगर रिप्रेजेंट करना होगा जहां भी आपको n दिखे वो है, उसका मीन होगा न्यूटन। तो जो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है, जैसे अपन ने स्कूल, और आपका ये स्कूल है और आपका घर है, इनके बीच का डिस्टेंस बताने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, किलोमीटर या मीटर की यूनिट का यूज करते हैं। तो वैसे ही हम फोर्स की स्ट्रेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो है न्यूटन। ओके, नेक्स्ट देखो कि 1 न्यूटन, अगर आपको कोई पूछे 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल है, तो जो 1 न्यूटन फोर्स है वो देखो किसके इक्वल है। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 न्यूटन फोर्स वह फोर्स है, जैसे आपके पास 1 किलोग्राम 1 kg वेट का कोई भी ब्लॉक है, उस ब्लॉक को अगर आप 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर तक उसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी वो अपनी रेस्टिंग स्टेज में था, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया, ये 1 kg का है, अगर आपने इस पर फोर्स लगाया और ये 1 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचता है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, और ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस है ये कितने टाइम में हुआ, 1 सेकेंड में हुआ। यदि 1 kg की कोई भी ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर आप जो फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स के कारण अगर वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो वो क्या है, 1 न्यूटन फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है, अलोंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स द डायरेक्शन, यानी फोर्स की जो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड है यानी फोर्स की स्ट्रेंथ जो है उसके साथ साथ फोर्स का कोई डायरेक्शन भी होता है। इन विच ए फोर्स एक्ट इज आल्सो टू बी स्पेसिफाइड, यानी जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वो एक फोर्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। आप जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे वो जो रेस्ट फॉर्म में है या मोशन की फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसी डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स देगा, उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा।
फिर देखो क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स आल्सो चेंजेस। आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऑलरेडी जो फोर्स उस पे लग रहा था वो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। मान लो बॉलर ने बॉल को फेंका, बैट्समैन ने बॉल को बैट से मारा, तो बॉलर जब बॉल को फेंक रहा है तो उसने भी उस पर फोर्स लगाया। उसने क्या किया, बॉल को फेंका, मतलब उसने अपनी बॉडी से उसको दूर भेजा, यानी उसने पुश किया। और जब आप बॉल को बैट्समैन बैट से बॉल पर किक कर रहा है तो उसने भी फोर्स लगाया, तो ऑलरेडी बॉल पर जो फोर्स था बैट्समैन ने उस फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज किया और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज किया, क्योंकि उसने जैसे ही उस पर बैट से किक किया तो उसने फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज किया, क्योंकि फोर्स, मान लो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी और यहाँ बैट्समैन उसने बॉल को मारा, तो बॉल को वो इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, एवरीवेयर। तो आपने जब फोर्स लगाया है तो उस फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हुआ और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, यानी फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हुई। फिर देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट देन टू केसेस अराइज, आइदर द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कोई भी एक ब्लॉक है, अगर उस पर दो मेंबर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो दो मेंबर फोर्स सेम डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। मान लो कोई भी आपके पास एक ब्लॉक है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, आपसे उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, आप अपने फ्रेंड को बुलाओगे, तो आपने दोनों ने क्या किया, एक ही जगह से फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, कोई भी ब्लॉक है ये आपसे नहीं डिस्प्लेस हुआ, आपने क्या किया, पहले आपने फोर्स लगाया, फिर आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, फिर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो क्या है, व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट then two cases arise, either the force act in the same direction of the force act in the or the force act in the opposite direction। हो सकता है आप दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओ और हो सकता है आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसकी दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो आप दो मेंबर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो दोनों या तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ तक हमने फोर्स की डेफिनेशन को देखा है कि जो फोर्स का जो डेफिनेशन मैग्नीट्यूड और जो हमने डायरेक्शन वर्ड और पढ़ा था वो डायरेक्शन, ये दोनों वर्ड आपके यहाँ क्लियर हुए हैं। तो जो रेस्ट और मोशन की स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप उसमें चेंजिंग करते हैं या फोर्स की स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं या फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जब भी आप फोर्स लगाओगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका रीजन क्या है, रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट आने का, इसका रीजन है फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फोर्स जो है, हमने अभी पढ़ा था पुल एंड पुश भी बोला था, तो पुल एंड पुश में क्या आता है, देखो ए फोर्स इज ए पुल और पुश और बोथ, यानी फोर्स जो है ओनली अगर आप पुल कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को या पुश कर रहे हो, या फिर पुल और पुश दोनों अगर हो रहे हैं तो वो क्या है, एक फोर्स है। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। अब अगर मैंने नोटबुक को, अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ से इस पेंसिल को या पेन को उठाया तो इसमें मैंने फोर्स लगाया है, क्या आपने फोर्स को देखा, नहीं, मैंने कितना फोर्स लगाया, इस फोर्स को आप फील कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता लगा कि हाँ ये पेन उठाया गया है यहाँ से, तो मतलब आपने फोर्स को देखा है, आपने ऑब्जर्व किया है उसको, और मैंने उसको ऑब्जर्व और फील दोनों किया है। तो यानी हम फोर्स को आप देख नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, या उसको फील कर सकते हैं हम। देखो नेक्स्ट आता है, जो पुश है उसका मीन क्या और पुल का मीन क्या है। देखो पुश का मीन क्या है, फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज, यानी जब भी आप पुश करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो यानी वो आपकी बॉडी से दूर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डोर को देखो पुश कर रहा है, तो डोर क्या है, इधर क्यों पुश कर रहा है, इसकी बॉडी से दूर जा रहा है। और पुल क्या है, पुल देखो, ए पुल इज व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन
ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स आवर बॉडी, ये क्या कर रहा है, इस डोर को पुल कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, यानी पुल कर रहा है, अपनी बॉडी के पास ला रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, पुल का कंडीशन है। तो जो फोर्स है वो पुश या पुल का, इसमें भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, और कोई ना कोई मैग्नेट, इसका स्ट्रेंथ है, जो इन्होंने फोर्स लगाया है उसका कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। वही कंडीशन पुल में आती, यहाँ भी क्या होगा, पहले डोर यहाँ था, जब पुल किया, मान लो डोर खुलकर यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, फोर्स का कोई ना कोई स्ट्रेंथ भी है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी में आता है, फोर्सेज आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, यानी फोर्स जो है इंट्रैक्शन के कारण ही लगता है। फोर्स का कॉज क्या है, इंट्रैक्शन होना। अब सपोज ये आप मान लो दीवार है, दीवार पर आप धक्का लगा रहे हो, तो क्या दीवार में डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, दीवार अपनी जगह से नहीं हिल पाएगी। क्या आपने फिर फोर्स नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया है, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप फोर्स को फील तो कर रहे हो, आपने फोर्स लगाया, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, अब आप उस फोर्स को फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, मान लो ये कोई भी कार खड़ी है, इसके पीछे आप खड़े हो, जब तक आप डायरेक्ट अपने स्टेट फॉर्म में खड़े हैं, आपने कार को टच नहीं किया है, तब तक आपने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो क्या कार मोशन स्टेट में आ पाएगी, ये यही अभी रेस्ट फॉर्म में है, क्या ये मोशन फॉर्म में आ पाएगी, तो ये कार नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप इस कार को पीछे से धक्का लगाते हो, धक्का लगाने, जैसे आपने इसको पुश किया यानी धक्का लगाया, तो उससे क्या होगा, जो कार है वो मोशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मोशन स्टेट में आ जाएगी। तो यानी जब आपने इंटरेक्शन की है तभी उसकी रेस्ट और मोशन स्टेट में चेंजिंग आई है। तो फोर्स को फील करने, ऑब्जर्व करने के लिए उसमें आपको इंटरेक्शन कंपल्सरी है। और फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, दो गर्ल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, आपको इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे को एक दूर कर रही है। और यहाँ इस डायग्राम में ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, यानी पुल कर रही है। तो पुल और पुश का जो कंडीशन है वो कब अप्लाई होगा, जब इंटरेक्शन होगी, जब टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, तभी पुल एंड पुश का कंडीशन आएगा। जब तक आप ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन नहीं होगी, ना तो उसका रेस्ट स्टेट मोशन स्टेट में चेंज होगा, ना ही मोशन स्टेट रेस्ट स्टेट में चेंज होगा। इसलिए टू ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन होना कंपल्सरी है। इस डायग्राम में देखो, अपन ये दोनों क्या करें, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो यानी पुल एंड पुश के लिए टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना कंपल्सरी है, तभी होगा। अब पेड़ से लीव्स जो गिरती है वो किसके कारण गिरती है, तेज हवा आएगी तभी तो गिरेगी, तो वहां क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यानी जो फोर्स है वो इंटरेक्शन के कारण ही होगा। जब तक हवा नहीं चलेगी पत्तियां नहीं गिरेगी, हवा के चलने से गिर जाएगी, तो यानी इंटरेक्शन हुआ है वहां भी। तो देखो क्या है, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या है, फोर्स है। एग्जाम्पल, इफ ए मैन स्टैंड्स बिहाइंड ए कार, ये कार के पीछे खड़ा है, द कार डज नॉट मूव, मूव नहीं करेगी। इफ ही पुशेस द कार, he applies and the car begins to move in the direction of the applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा है वो कार उसी डायरेक्शन में मोशन करेगी। अब फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो कार इसी डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और जो कार है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, नहीं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उसका पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड है, यानी स्ट्रेंथ भी है। तो फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण ही लगेगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी फोर्स वहां नहीं लगेगा। हमारा इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस,
यानी अभी जैसे मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया, जब अपने डायरेक्शन के बारे में स्टडी किया था कि एक ब्लॉक है, मान लो उस पर आप पर डिपेंड है कि आप उस पर सेम डायरेक्शन में भी ऐसे फोर्स लगा सकते हैं और आप उस पर अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर टू मेंबर, एक ब्लॉक है उस पर दो स्टूडेंट्स अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मान लो पहले आपने फोर्स लगाया, कोई भी आपके पास आपका स्टडी टेबल, आपने उस पर फोर्स लगाया, आप उसे थोड़ा आगे डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, आपने जब उस पर फोर्स लगाया आपसे नहीं हिली और फिर आपने अपने फ्रेंड को बुलाया और आप फिर उसे डिस्प्लेस कर रहे हो, तो क्या होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। आप जितना फोर्स लगा रहे हो आपके जितना ही आपका फ्रेंड लगा रहा है, तो क्या फोर्स का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा? फोर्स का स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ा है, आप दोनों ने मिलकर जो फोर्स लगाया वो जब आप सिंगल फोर्स लगा रहे थे उसके कंपैरेटिवली वो ज्यादा होगा। तो देखो क्या है, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, अब देखो यहाँ एक वुड का ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये दो स्टूडेंट्स फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस। तो ये जो नेट फोर्स है, यानी जो इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा, आप फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कुछ टाइम बाद मान लो ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है, तो यानी आपने फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। तो देखो क्या है, ये जो आपने फोर्स लगाया है, दोनों ने मिलकर, दो स्टूडेंट मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का वो ऐड हो जाएगा, यानी उस फोर्स का सम होगा। फिर देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। हो सकता है जब आप दो मेंबर जब फोर्स लगा रहे हैं, दो स्टूडेंट फोर्स लगा रहे हैं, हो सकता है आप फोर्स कम लगा रहे हो, आपका फ्रेंड ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो वो दोनों ही ऐड होंगे, दोनों का सम हो जाएगा, चाहे फोर्स कम हो चाहे ज्यादा हो। अगर दोनों सिमिलर फोर्स लगा रहे हैं तो भी सम होगा अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आगे नेक्स्ट कंडीशन हम उसी की देखेंगे। अगर फोर्स आपका कम है, एक पर्सन का कम है, दूसरे स्टूडेंट का फोर्स ज्यादा है, तो भी फोर्स हमेशा ऐड ही होगा सेम डायरेक्शन की कंडीशन में। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो क्या होगा, देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो मान लो एक डायरेक्शन में ये वुड का एक ब्लॉक है, यहाँ फोर्स आप लगा रहे हो, यहाँ पर फोर्स आप लगा रहे हो, यानी कोई एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ फोर्स लगा रहा है, और अभी मैंने आपको फोर्स का स्ट्रेंथ क्या बताया था, न्यूटन बताया था। मान लो आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और आपका एक आपसे बड़ी क्लास का कोई स्टूडेंट है, यानी 10th क्लास का मान लो कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो फोर्स लगा रहा है उसका फोर्स है 3 न्यूटन, ठीक है। जब आप दोनों ने जो फोर्स लगाया उनका स्ट्रेंथ है, उनका मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या होगा, इससे कम है, इसलिए उसमें डिस्प्लेसमेंट उधर वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन, यानी आपने जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो वो क्या होगा, एडिशन होगा, बट नेगेटिव। मान लो अगर आप इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं उसको आप पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या होगा, देखो इसमें क्या था, F इजिकल टू जो नेट फोर्स था वो हमारा कितना आएगा, मान लो इस पर्सन ने फोर्स लगाया वो F1 है और जो सेकेंड स्टूडेंट ने फोर्स लगाया वो F2 है, तो मैंने आपको बताया कि वो दोनों सम हो जाएगा, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। और मान लो जैसे जो सेकंड कंडीशन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आप जो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको मान लिया आपने F1, जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो वहां हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, माइनस का, तो F1 माइनस F2,
यानी जो फोर्स है, और यहाँ मैंने क्या बताया, जो फोर्स F1 है, F2 फोर्स इज ग्रेटर देन, तो आप यहाँ कैसे लिख पाओगे इसे, हम इसे F2 माइनस F1 भी लिख सकते हैं। तो जो फोर्स आपका जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसमें से आप कम स्ट्रेंथ वाला माइनस करो तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। जहां से ज्यादा फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 लिखेंगे। तो ये जो फोर्स है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर मान लो कि एक ब्लॉक है उस पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उन फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये भी 2 न्यूटन है, ये भी 2 न्यूटन है। ये मान लो आपकी क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं, एक आप है एक आपका फ्रेंड है। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर वाली डायरेक्शन में और आपके फ्रेंड ने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो पाएगा क्या? तो देखो इस पॉइंट को क्या है, इफ वी पुल द ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड्स, आप दोनों साइड से ब्लॉक को, मान लो कोई भी ब्लॉक है उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, पुल की कंडीशन भी हो सकती है, पुल में आप अपनी तरफ खींचेंगे उसको, आप ऐसे अपनी तरफ खींचोगे, पुश की कंडीशन में आप धक्का लगाओगे, तो क्या होगा, विद द फ्रॉम बोथ साइड्स विद द सेम फोर्स द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। देखो मान लो ये एक ब्लॉक है, इन पर फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है वो कैसे लग सकता है, देखो आप इस ब्लॉक को इधर की तरफ खींच रहे हैं, आपका फ्रेंड इधर की तरफ खींच रहा है, तो आप दोनों ने फोर्स क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने इस डायरेक्शन में लगाया, आपने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। और फिर फॉर एग्जांपल आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी आप उसको पुश कर रहे हो। यहाँ कौन सी कंडीशन थी, यहाँ थी हमारी पुल की कंडीशन, और अगर आप पुश कर रहे हो उसको, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर लगा रहे हो और आप पुश कंडीशन या पुल का कंडीशन है, आपने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया पुश करने के लिए, आपके फ्रेंड ने भी इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया पुश करने के लिए, तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बट सेम मैग्नीट्यूड सेम स्ट्रेंथ का फोर्स होने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब तक फोर्स सेम स्ट्रेंथ में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं करेगा। तो देखो क्या है, दी फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है, दी नेट फोर्स इज 0, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सच ए पेयर ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और सेम स्ट्रेंथ के लग रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है या फिर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और उनका स्ट्रेंथ जो, उनका मैग्नीट्यूड जो वो डिफरेंट हो, तो वो क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स था। और जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स है उसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, आप इधर की तरफ लेके जा रहे हो, आपका फ्रेंड इधर की तरफ लेके जा रहा है, या फिर आप दोनों ऐसे कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, आप दोनों ने जो फोर्स लगाया अगर वो सेम स्ट्रेंथ का है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। देखो बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो क्या रेस्ट फॉर्म मोशन में चेंज होगी, या क्या मोशन फॉर्म रेस्ट फॉर्म में चेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। रेस्ट फॉर्म मोशन की फॉर्म में कब चेंज होगी? जब डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी एक फोर्स कोई ज्यादा होगा।
और मोशन जो है वो रेस्ट में कब चेंज होगा, जब उसमें फोर्स जो है नेट फोर्स कोई ना कोई उसका वैल्यू हो। अगर 0 है तो कभी भी मोशन जो है मोशन स्टेट जो रेस्ट स्टेट में चेंज नहीं होगी और रेस्ट स्टेट कभी मोशन स्टेट में चेंज नहीं होगी। However, can change in size and shape of the object. तो हम इसकी फोर्स के जो अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उसके साइज और शेप में भी चेंज हो सकता है। इनको हम इफेक्ट्स के पॉइंट में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर 2 एलिफेंट है, इनसे जो एक वुड का एक ब्लॉक मान लो इसे बांध दिया। जो एक एलिफेंट है वो 200 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और दूसरा एलिफेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये ब्लॉक है आपके पास वुड का, एक एलिफेंट ने इस डायरेक्शन में लगाया, एक एलिफेंट इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसने भी 200 न्यूटन का लगाया, दूसरे एलिफेंट ने भी 200 न्यूटन का लगाया। तो क्या ये लकड़ी का जो ब्लॉक है आपके पास, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर मान लो इस ब्लॉक पर अगर पहला एलिफेंट 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ एलिफेंट 200 का लगा रहा है और इधर वाला एलिफेंट अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट फोर्स कितना आएगा? तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो 100 होगा और किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन यानी कम है, किसके कंपैरेटिवली? 200 के कंपैरेटिवली। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इधर वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। जिधर 200 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो इसके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास एक, देखो अब ये वुड का एक हमारे पास कोई भी मान लो ब्लॉक है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पर एक डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और दूसरी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा? हमारा नेट फोर्स 0, और ये जिस फॉर्म में था ये उसी फॉर्म में रहेगा, इसकी रेस्ट स्टेट मोशन स्टेट में चेंज नहीं होगी। फिर देखो क्या है, एक आपके पास ब्लॉक है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो सेम डायरेक्शन में, आपने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपके फ्रेंड ने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला था कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2। तो यहाँ दोनों फोर्स ऐड होंगे तो आपका नेट फोर्स कितना आएगा? 20 न्यूटन का आएगा। मान लो आपने एक फोर्स लगाया, जब आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का तो आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया इतना, ठीक है, यानी इसने इतना डिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। अगर मान लो इस ब्लॉक पर 2 स्टूडेंट फोर्स लगा रहे हैं, दोनों 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट आप करवा देते हो इतना, अगर उसमें इतनी दूरी तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यानी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, डायरेक्शन सेम है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया तो उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट क्रॉस किया। फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है, अगर 10 न्यूटन का फोर्स एक इधर वाली डायरेक्शन में लग रहा है और जो 8 न्यूटन का फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जो 10 न्यूटन वाला फोर्स है वो ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट 10 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर होगा। और कितने न्यूटन का फोर्स से होगा? 2 न्यूटन के फोर्स से होगा। तो हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। तो बेसिकली देखो हमने हमारे इस सेशन में जो फोर्स था उसका डेफिनेशन क्या है, यानी फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है उसमें चेंजिंग कर देता है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगा। फोर्स हमेशा उस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि जितनी फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही लगाया हुआ फोर्स ज्यादा होगा। फिर हमने देखा था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हमने देखा कि सेम डायरेक्शन में 2 फोर्स लग सकते हैं। जब सेम डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहे हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जब नेट फोर्स निकालेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मान लो दोनों जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो 2 फोर्स लग रहे हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड, उनका स्ट्रेंथ अगर अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है। और अगर दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले सेम स्ट्रेंथ के, सेम मैग्नीट्यूड के हैं
तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ का फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बारे में स्टडी किया। फोर्स का यूनिट मैंने आपको बताया न्यूटन होता है। तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने स्टडी किया है, और जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम फोर्स के क्या इफेक्ट हैं और फोर्स के क्या क्या टाइप्स हैं, यानी हमारे सराउंडिंग में जो फोर्स लग रहा है वो कितने टाइप्स का, हम डेली लाइफ में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितने टाइप्स का है। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हमारे अपकमिंग सेशन में स्टडी करेंगे। तो स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।